So my dear students, so we will be studying today biomolecules. बेटा as name suggest, biomolecule का मतलब क्या है? बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, बायोमोलिक्यूल का मतलब which is responsible for life. Molecules which are responsible for life are called as biomolecules. ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बायोमोलिक्यूल होते हैं। इसमें बहुत सारे होंगे, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे बेटा आपके प्रोटीन्स, जैसे कि आपके लिपिड्स, जैसे कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे आपकी वाइटामिन्स, आपके हार्मोन्स, ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स, दे ऑल आर बायोमोलिक्यूल। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किनको कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा एज द नेम सजेस्ट इट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पुराने समय में इसको हम कहते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कहने का कि अगर हमारे पास कार्बन और H2O, कार्बन में H2O लगा है, ठीक है, पर बेटे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इसके अकॉर्डिंगली, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए आपके पास कि जितने हमारे ऑक्सीजन एटम है, जितने हमारे ऑक्सीजन एटम है बेटा, हमारे जो व्हाट यू कैन से हाइड्रोजन एटम उससे डबल होने चाहिए। ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, फॉर्मूला ये C/H2O का होल x, पर यहाँ पे ऑक्सीजन जो होना चाहिए हाइड्रोजन से डबल होना चाहिए, पर हमने बाद में पाया कि ऐसा बहुत जरूरी नहीं होता। इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि हमारे पास इसमें ऐसा हो जाए। अब देखो बेटा, बेसिकली अगर ऐसा नहीं है तो आज की डेफिनेशन क्या है? देखो बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहती है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes, polyhydroxyaldehydes and ketones or such compounds which can give this on hydrolysis, which can give this on hydrolysis, on hydrolysis। ठीक है जी, polyhydroxyaldehyde or ketones or such compound which can give this on hydrolysis are called as carbohydrates। Now इसमें इसका मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, एक तो बेटा हमारे पास OH है और OH एक से ज्यादा है, और एक बेटा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज नॉट अ कीटोन ग्रुप, माइंड इट, दिस इज नॉट अ कीटोन ग्रुप। कई लोग ऐसे सोचते हैं ये कीटोन ग्रुप, ये कीटोन नहीं है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। बेटा इसी में AIEEE में क्वेश्चन आया था, बोला which of the following groups are present, groups are present in carbohydrates। ठीक, A है OH and CHO। ठीक, B दिया गया बेटा OH C डबल बॉन्ड O, C दे दिया गया OH COOH और D दे दिया गया C डबल बॉन्ड O COOH। सी हमसे बोला गया इसमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कौन से फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे जो थे इसमें कंफ्यूज कहां हुए कि दिस रिप्रेजेंट्स एन एल्डिहाइड एंड लोगों ने सोचा दिस रिप्रेजेंट्स अ कीटोन।
वही मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं, दिस इज नॉट कीटोन। ये डेफिनेटली ऑप्शन है, बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, नॉट कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक, इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी एल्डिहाइड, जबकि यहां सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही आता था, कीटोन नहीं आता था। इसलिए ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये पता होना चाहिए कि दिस C डबल बॉन्ड O इज नॉट अ कीटोन ग्रुप, इट इज एक्चुअली कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होता है विद दैट ऑफ अल्कोहल। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और सच कंपाउंड व्हिच गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह से हम बांटते हैं, ठीक है जी, बट मेजरली हम इसको 3 बेसिक पार्ट्स में बांटेंगे बेटा। सबसे पहले होंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है जी। दूसरे होंगे जिसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरे होंगे जिनको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो बेटे हमारे पास मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक, एंड वी हैव पॉलीसैकेराइड्स। नाउ मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, what you can see what are monosaccharides? देखो बेटा, मोनोसैकेराइड which cannot be, you can say, hydrolyzed into simple sugars, which cannot be hydrolyzed into simple sugar, which can not be hydrolyzed in simple sugars। जो सिंपल शुगर बेटा, बेसिकली ये जो सैकराइड वर्ड है, सैकराइड का मतलब ही शुगर होता है, स्वीट इन टेस्ट, इसका मतलब ही शुगर होता है। तो ऐसे यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम सिंपल शुगर्स में नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते, उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसमें 3 से लेकर के 7 कार्बन तक हो सकते हैं, कार्बन एटम्स may be present, may be present। जैसे बेटे अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम हुए, इसको ट्राइसैकेराइड बोलते हैं, ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आई? या सिंपली हम बोले ट्राइसैकेराइड ना बोल करके रादर इसको ट्राइयोस बोलेंगे, नॉट ट्राइसैकेराइड, आई एम सॉरी, इट इज ट्राइयोस। अगर बेटे हमारे पास 4 होंगे, इसको टेट्रोसिस बोलेंगे। अगर बेटे 5 होंगे, इसको पेंटोसिस बोलेंगे। अगर बेटे 6 होंगे, इसको हेक्सोसिस बोला जाएगा। अगर 7 होंगे तो इसको हेप्टोसिस बोला जाएगा। ठीक, तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। ठीक, अगर अब इसमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH तो है ही और वो 1 से ज्यादा है, बट अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोसिस बोलते हैं बेटा। और अगर बेटे हमारे पास कीटोन ग्रुप हुआ तो उनको कीटोसिस बोलते हैं। सो देयर कैन बी एल्डोसिस, देयर कैन बी कीटोसिस। ठीक है जी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास एल्डोज या कीटोस 2 तरह के होते हैं बेटे आपके पास, और इसमें खास बात क्या, जितने कार्बन एटम उसके हिसाब से हम इसको बांट सकते। एक बात तो ये है, दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, ये दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। एक बात ये होती है कि सारे के सारे स्वीट होते हैं, ठीक है। और दूसरी, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक, आर रिड्यूसिंग शुगर्स, they all are reducing sugars। Now what do you mean by reducing sugars? बेटा reducing sugar हम उनको बोलते हैं which reduces tolerance reagent or failing solution, basically failing solution, which reduces failing solution, reduces failing solution।
ठीक, फेलिंग सोल्यूशन, ठीक, ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं सारे के सारे। सो जनरली दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है जी। अभी बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। देखो बेटा, जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं, ओलिगोसैकेराइड which contains 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जिसमें 2 से लेके बेटा 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड वो कहलाते हैं बेटा जिसमें हमारे पास 2 से लेके 10 तक हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं बेटा। ठीक, अब इसमें अगर बेटे हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है, इनको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। 3 होते हैं, इनको ट्राइसैकेराइड्स बोलते हैं। इसी तरह से 4 होंगे, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके हमारे पास इनको बोला जाता है। देखो बेटा, ये भी ज्यादातर जनरली स्वीट इन टेस्ट है, जनरली स्वीट इन टेस्ट है, बट इसमें सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ज्यादातर रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी नॉन रिड्यूसिंग पाए जाते हैं। ठीक, आगे जाके क्लियर करूंगा कि कैसे पता चलेगा ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। अब जो अगली बात करेंगे दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड यानी मोर देन, which contain more than, which contains more than 10 monosaccharide units, which contain more than 10 monosaccharide units। ठीक है जी। जैसे कि बेटा हमारे पास इसमें बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब देखो बेटे, जिसे मोनोसैकेराइड है बेटा, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्लूकोज, जैसे बेटे फ्रक्टोज, कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक, जैसे बेटे हमारे पास राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे सुक्रोज, ठीक, लैक्टोज, ठीक, या फिर माल्टोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक, सेल्यूलोज। खास बात ये है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक, they are not very sweet in taste, but definitely some of them are reducing, some may be non-reducing also। ठीक, पॉलीसैकेराइड स्वीट नहीं होते। तो ये 3 वेराइटीज में अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बांटते हैं। अब इनमें हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब ये ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड जुड़ते हैं, they join by the mean of glycosidic linkage। इसमें मोनोसैकेराइड्स are joined by means of glycosidic bond या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा ये ईथर लिंकेज को बोला जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या होता है, जिसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं बेटा। सो ये हमारे पास ईथर लिंकेज होते हैं।
ठीक है जी। तो फर्दर इनको हम आगे बांटेंगे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। रिड्यूसिंग जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, इसको आगे हम बांटेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है। अब सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं, और मोनोसेक्राइड में बेटे हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया बेटा। ओके, अब देखिए बेटा, हमारे पास जो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात हमारे पास जो आती है बेटे, वो आता है ग्लूकोज। जो सबसे पहली बात हमारे पास आती है दैट इज ग्लूकोज। तो हमारी स्टडी जो है वो ग्लूकोज की स्टडी हम सबसे पहले करें। मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं और इसमें एग्जांपल ले रहे ग्लूकोज का, तो स्टडी सबसे पहले ग्लूकोज की कर रहे हैं। ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6, ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक, इसके कई सारे नाम होते हैं। ग्लूकोज के देयर आर मैनी 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 नेम। ठीक, जैसे बेटी ग्लूकोज को हम लोग केन शुगर भी बोल देते हैं। नॉट केन शुगर, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं क्या सोची जा रहा हूं आज सुबह से, दिमाग इज नॉट इन द पोजीशन। एनी हाउ, ग्लूकोज जो होता है बेटे, इसको हम कॉर्न शुगर भी बोलते हैं, कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। इसी को बेटे कई लोग यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं। ठीक बेटे, इसी को डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। तो ऐसे कई सारे नाम होते हैं बेटा इसके, देयर आर मेनी नेम टू इट। ग्लूकोज के बहुत सारे नाम हमारे पास होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, ग्लूकोज जो है, ठीक, इसको हम देखें इसका स्ट्रक्चर को। पहले देखेंगे इसका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो बेटा, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ऐसे करके, ठीक, देयर आर 6 कार्बन्स। ऊपर लिखेंगे CHO, नीचे लिखेंगे CH2OH। अब बाकी जगह ना हमें OH फिट करने हैं। अब हम कैसे फिट करेंगे OH, बेटा ध्यान से समझो, ऐसे याद रखना, राइट लेफ्ट राइट राइट। कैसे याद करोगे? राइट लेफ्ट राइट राइट, यानी राइट पे OH, लेफ्ट पे OH, देन राइट पे, देन राइट पे। तो राइट लेफ्ट राइट राइट, ये H है, ये H है, ये H है, ये H। सो दिस इज राइट लेफ्ट राइट राइट, ऐसे याद रखने का। ठीक, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास बेटा। दिस इज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब इसमें हमें समझ में आता है कि देयर आर 6 कार्बन्स, 6 कार्बन्स है। ठीक, हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और हमारे पास इसमें फर्दर देखें तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में से ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिएगा। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आउट ऑफ विच 4 are secondary alcohols and 1 is primary alcohol. This one is primary and all other are secondary. All other are secondary. ये स्ट्रक्चर है। पर बेटा हमारे पास क्या होता है साइंस में ना, सिर्फ बोल देने से काम नहीं।
ठीक, हमें इसको प्रूव करना है कि सही में इसका स्ट्रक्चर ये है। सो लेट मी प्रूव स्ट्रक्चर बाय केमिकल रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे बेटा, और इसी के थ्रू जब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम इसके सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है इस तरह से, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें प्रूव करना है, प्रूविंग देयर आर 6 कार्बन, प्रूविंग 6 कार्बन्स। हमें 6 कार्बन प्रूव करने हैं कि इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। देखो बेटा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, हम इसको लिख रहे हैं और हमें प्रूव करना है ये ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, इसको HI या रेड फास्फोरस से रिएक्ट करवा दिया। आपको याद होगा कि HI रेड फास्फोरस से क्या बनता है? यस, कौन बताएगा मेरे को? यस, रोहित, HI रेड फास्फोरस से क्या बनता है बेटे? यस रोहित, HI रेड फास्फोरस क्या बना के देता है भाई हमारे को? बिल्कुल सही बेटा आदित्य, बिल्कुल सही बच्चे। मैंने आपको ये कहा था कि कहीं पे भी HI रेड फास्फोरस देखो तो एल्केन बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, यानी इट गिव राइज टू 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। हेक्सेन बनेगा और प्लस हमारे पास एक छोटा सा कंपाउंड ये भी बन जाता है जिसको हम 2-आइडोहेक्सेन बोलते हैं। माइनर है पर ये बन जाता है 2-आइडोहेक्सेन, बट जनरली हेक्सेन 6 कार्बन का बन गया। उससे हमें समझ में आया जब हमने उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया होगा 6 ही कार्बन होंगे, बट एक प्रूफ इज नॉट इनफ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे, वी विल रिड्यूस इट। और रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में, या तो आप हाइड्रोजन एंड प्लेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कर सकते हैं, या फिर वही निकल के प्रेजेंस में कर सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लगा सकते हैं। ये सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो जब इसको रिड्यूस करते हैं, हमारे पास यहां जो कंपाउंड बनता है वो बनता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, अब सॉर्बिटॉल क्या होता है बेटा? सॉर्बिटॉल एक अल्कोहल है विद 6 कार्बन एटम्स। ठीक, ये सॉर्बिटॉल है, 6 कार्बन एटम्स वाली अल्कोहल है। और ये हमें कैसे पता चला इसमें 6 ही OH है, वो आगे मैं बेटा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली हमें कैसे पता चला कि ये बेसिकली 6 ही कार्बन वाली है, तो वो भी आगे प्रूफ कर दूंगा आपको मैं। ठीक, कि अल्कोहलिक ग्रुप कैसे देखते हैं वो आगे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, बट इन दो रिएक्शन से क्योंकि सॉर्बिटॉल मिल रहा है, एंड सॉर्बिटॉल वाज अल्कोहल विद द 6 OH, ठीक, ऑन द 6 कार्बन्स, तो इससे सॉर्बिटॉल बन रहा है या हेक्सेन बन रहा है, दैट प्रूव्स देयर आर 6 कार्बन्स। तो नथिंग मच, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात करनी है बेटा, अब हमने पहले प्रूव कर दिया 6 कार्बन, अगली बात प्रूव करनी है कि हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। लेकिन एल्डिहाइड से पहले हम ये तो प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है। एल्डिहाइड तो बाद में प्रूव करेंगे, प्रूविंग कार्बोनाइल ग्रुप, पहले तो कार्बोनाइल ग्रुप को प्रूव करो। पहले तो कार्बोनाइल ग्रुप को प्रूव करोगे बच्चे। कार्बोनाइल ग्रुप को अगर प्रूव करेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप के वजह से ही होते हैं। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप के वजह से ही होते हैं बेटा। ठीक, देखो बेटे, जैसे कि हमारे पास, अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CHO CH2OH rather CHOH का होल 4 CH2OH। बेटा सबसे पहला रिएक्शन कि अगर बेटे मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाऊं, HCl के साथ रिएक्ट करवाऊं, ठीक है जी, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन याद करो, क्या होता है, कार्बोनाइल में यहां से हमारे पास क्या निकलता है बेटा, HCl से HCl की एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसकी वजह से बेटे हमारे पास C यहां बेसिकली बन जाएगा H, और यहां पे H, एक जगह OH दूसरी जगह CN, यानी साइनोहाइड्रिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। यहां पे साइनोहाइड्रिन की प्रोडक्शन हो जाएगी, साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म। और तुम्हें अच्छे से याद होगा कि साइनोहाइड्रिन कौन बनाते हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, दे फॉर्म साइनोहाइड्रिन्स। तो यहां से कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में हमें अच्छे समझ में आता है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि बना ही सिर्फ कौन सकता है बेटा हमारे पास, बना ही हमारे पास साइनोहाइड्रिन, कर ही कौन सकता है, साइनोहाइड्रिन बना ही सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला हो गया, लेकिन एक दूसरा प्रूफ है, हाइड्राजीन के साथ भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, वो हाइड्राजोन बनाना चाहिए। तो जब हमने इसको हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाया, CH2OH, हाइड्राजीन, NH2NH2, तो ऑब्वियसली यहां से वाटर निकलेगा और ग्लूकोज का हाइड्राजोन बन जाएगा, इट विल गिव राइज टू हाइड्राजोन, क्योंकि यह हाइड्राजोन दे रहा है बेटा, और हाइड्राजोन कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल्स। तो यहां फिर से प्रूफ हो गया कि कार्बोनाइल। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बेटे हमारे पास यहां CHOH का होल 4 CH2OH, इसमें फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है बेटा, यहां C6H5 लिखोगे, और वैसे ही यहां से हमने निकालना क्या है, वाटर, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन तुम कर चुके हो, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड NNH C6H5, ठीक, CHOH होल 4 CH2OH, दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन बना। बट खास बात इसमें क्या थी कि अगर हमने ये एक्सेस में लगा दिया, खास बात ये थी कि अगर हमने इसको एक्सेस में लगा दिया, किसको, फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में ले लिया, ठीक, तो बेटे एक सेकंड पार्ट के साथ भी आप ऐसे ही इसको लगाओगे, CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 C, यहां पे भी डबल बॉन्ड NNH C6H5, और आगे CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ऐसा बनेगा। इसको ओसा जोन या ग्लूकोसा जोन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओसा जोन और ग्लूकोजा जोन, ग्लूकोजा जोन, ये ओसा जोन या ग्लूकोजा जोन है। देखो बेटे यहां पे ना बेसिकली क्या है कि अगर हम ध्यान दें तो यहां पर होता ऐसा है बेटे
कि देखने में हमें लग रहा है कि एक यहां फिनाइल हाइड्रोजन लगा, एक यहां लगा, बट एक्चुअली याद रखना बेटा, एक मॉलिक्यूल ये, तीन, दो ये, 3 फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, 3 फिनाइल हाइड्रोजन molecule is used, 3 phenyl hydrazine molecules are used to form ओसाजोन। पर सर दो तो लगे हुए दिख रहे हैं, तीसरा कहां गया? बेटा जो तीसरा है ना, उसके लिए थोड़ी सी हमारे पास अलग अलग विचार है साइंटिस्ट। ठीक बेटा, एक मैकेनिज्म ये बताता है कि एक फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ठीक, पहला एक तो रिएक्ट किया, दूसरे ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के तीसरे ने उसको ऑक्सीडाइज करना है। ठीक, एक तरीका ये है, बट एक ये कहता है कि यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो कौन सा है, वो अल्कोहल है, तो दूसरा फिनाइल हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाता है और फर्दर कीटोन के साथ तीसरा रिएक्ट करता है। ये दो अलग अलग विचार हैं मेरे, ठीक, अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। एक अमाडोरी रीअरेंजमेंट बोलते हैं यहाँ पर, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही कोई प्रॉब्लम है उसमें। बेसिक बात यह है कि हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि एक, वो कभी किसी ने पूछा नहीं, पूछेगा भी कोई नहीं, हाँ ये पूछते कितने फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल यूज हुए फॉर टू फॉर्म ओसाजोन, तो दैट इज 3, out of which 1 is used over here, 2nd is used over here, and 3rd is used to oxidize this secondary alcohol into ketone, this secondary alcohol into ketone। क्योंकि अगर हम बोले ओसाजोन कौन बनाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म ओसाजोन। ठीक, अगर आपको बोले ओसाजोन कौन बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दे कैन फॉर्म ओसाजोन। क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोक्सी होते हैं उसका मतलब ये देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, यहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता था, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होते, दे गिव राइज टू ओसाजोन। ठीक, ये ओसाजोन बनाने के काम आता है। समझ में आई बात? जैसे अगर तुम्हें बोले कि भैया ये क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ओसाजोन, तो सबसे पहले तो ये देखना कि अगले कार्बन पे OH होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज में, जैसे मैनोज में, और यहां कोई कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ग्लूकोज में, मैनोज में, यहां तक कि फ्रक्टोज जो होता है उसमें बेटा यहां कीटोन होता है तो यहां OH होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ये ओसाजोन की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक, और ओसाजोन में 3 फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 3 फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। अब ये तीनों रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के हैं, which proves that there is carbonyl group। तो यहां से कार्बोनाइल ग्रुप हमने 3 रिएक्शन से बेटा प्रूव कर दिया। एंड ओसाजोन मैंने तुम्हें बता दिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और अगर तुमसे ये कोई पूछ ले कि तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, तीसरा फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहां यूज होता है, तो कहना भाई दो तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तीसरा इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज हो जाता है, टू कीटोन। क्लियर हो गया? नॉन नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना है कि कार्बोनाइल ग्रुप तो ये है, बट ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है। अब हमें प्रूव करना है कि दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रूविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है। तो फटाफट से बेटे मेरे को ये बताओ, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट कौन से होते थे? Which were the test of aldehyde and ketones? Quickly. अगर मुझे एल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश करना फ्रॉम कीटोन, अभी रिसेंटली किया हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है जी? तो ऑब्वियसली
अगर हम कोई ग्लूकोज ले लेते CHO का होल 4, OH का होल 4, CH2OH, अगर बेटे हम इसमें टोलेंस रिएजेंट लगा देते हैं, टोलेंस रिएजेंट, और तुम्हें याद होगा कि टोलेंस रिएजेंट मैंने कैसे लिखवाया था, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, यहां मैंने बोला इसको Ag2O लिख देते हैं, और कई लोग तो Ag1 पॉजिटिव भी लिख देते हैं। ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू दैट ऑफ एसिड। और क्योंकि मीडियम हमारे पास बेसिक है, सो दिस गिव राइज टू अ सॉल्ट, तो यहां ग्लूकोज का जो सॉल्ट है वो बन गया है, ठीक ग्लूकैरिक एसिड का सॉल्ट बोलूंगा इसको, तो ग्लूकैरिक एसिड का सॉल्ट इसमें बेटे बन जाता है। क्लियर हो गया? पर साथ में बनेगा सिल्वर मिरर, क्योंकि टोलेंस रीजन में बनता क्या होता है, सिल्वर मिरर। तो इस सिल्वर मिरर से पता चल जाएगा कि भैया ये हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, क्योंकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स आर देयर जो कि ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। वहीं पर बेटा दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फैलिन सॉल्यूशन, फैलिन सॉल्यूशन, इसको फैलिन सॉल्यूशन के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। फैलिन सॉल्यूशन में भी इसको होता क्या, फैलिन सॉल्यूशन अल्कलाइन कॉपर सल्फेट पढ़ चुके हो तुम, अगेन द प्रोडक्ट इज सेम, सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट हमारे पास बन जाता है। So red precipitate of Cu2O will be formed, ठीक है जी, रेड प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, Cu2O का लाल कलर का प्रेसिपिटेट, एंड सेम रिएक्शन यू कैन हैव थ्रू बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब इन तीन रिएक्शन से बियॉन्ड डाउट प्रूव हो जाता है कि भैया ये जो गिवन हमारे पास इसमें ग्रुप है कार्बोनाइल, जो ग्रुप है वो डेफिनेटली कार्बोनाइल ग्रुप इज एल्डिहाइड नॉट अ कीटोन, क्योंकि कीटोन ये रिएक्शंस नहीं देते। ठीक, चलिए अब हमने एल्डिहाइड प्रूव कर दिया, यानी कार्बन प्रूफ हो गया, एल्डिहाइड प्रूफ हो गया। अब बेटे प्रूव करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं। ठीक, तो प्रूविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, अब हमें प्रूव करने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने हैं, प्रूविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और बेटा यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ यही प्रूव करने को नहीं आता है बेटा, ये एडवांस की पहचान है बेटा, एडवांस में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या NH2 ग्रुप निकालने के लिए कहा जाता है, किसी भी कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सिल या NH2 ग्रुप, कैसे देखते हैं। देखो बेटे ग्लूकोज था CHOH का होल 4, CH2OH, बेटे इसको हम रिएक्ट करवा देंगे एसिड के साथ या एसिड के कोई डेरिवेटिव के साथ अदर देन एसिड के डेरिवेटिव का अदर देन अमाइड्स, जैसे एसाइलाइड्स या फिर एनहाइड्राइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एनहाइड्राइड्स, AC2O, एनहाइड्राइड्स, यहां तो एनहाइड्राइड्स, ठीक है, और या फिर एसाइलाइड्स। आपको याद होगा एल्कोहल के साथ जब कभी भी एसिड के डेरिवेटिव का रिएक्शन किया जाए तो हमेशा क्या होगी, एस्टेरिफिकेशन, ऑलवेज क्या होगी, एस्टेरिफिकेशन। तो जब इसकी एस्टेरिफिकेशन हुई CHO और यहां बना CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई बेटा जी, यहां पे भी एस्टर की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अब हमें कैसे समझ में आया कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है, ऐसा क्यों नहीं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट ना होता कुछ और होता, ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट,
देखो वेरी सिंपल, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, वो 180 आया। जब भी अल्कोहलिक या NH2 ग्रुप कैलकुलेट करने वो यही हो, ऐसे ही करने। और इसका मास जब हम करेंगे बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालेंगे, ठीक, तो देखो बेटे, उससे पहले एक सिंपल बात क्लियर करनी है। यहां पे 42 मास का इंक्रीज होता है जब भी ये यहां आता है। एक एसाइलेशन के लिए 42 मास का इंक्रीज होता है। क्यों बेटे? क्योंकि ये जो जा रहा है 43 यूनिट्स जो है वो मास इसमें लग रहा है। कार्बन 2 है 24, ऑक्सीजन 16, 24 और 16 40 और 3 हाइड्रोजन 43, और उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो है बढ़ रहा है। तो नेट इंक्रीज ऑफ 42 AMU फॉर 1 एसाइलेशन। एक एसाइलेशन के लिए 42 का हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है 42 मास। जब हमने ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का मास निकाला वो 390 आया। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, हम इंक्रीज इन मास देखते हैं। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास जो होगा 390 माइनस 180, 210 आ गया। ठीक, अब 210 जितना इंक्रीज इन मास होता है, नंबर ऑफ एसाइल ग्रुप्स जो ऐड हुए, एसाइल ग्रुप्स, ठीक, वो 210 डिवाइडेड बाय 42, क्योंकि एक का मास 42 इंक्रीज हुआ था। तो यहां पे 5 एसाइल ग्रुप आ गए। इसका मतलब 5 OH ग्रुप है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि एक सॉर्बिटॉल होती है, हमें कैसे पता चला उसमें 6 ही OH होते हैं? हमने पहले उसको जब बनाया होगा तो उसका OH देखने के लिए उसके अंदर एसाइलेशन की, मास का इंक्रीज देखा होगा और 252 आया होगा। 252 डिवाइडेड बाय 42 करके देखा कि 6 ग्रुप आ गए। तो जब भी तुमसे OH ग्रुप या NH2 ग्रुप पूछा हो तो पहले इनिशियली रिएक्टेंट का मास देखो और फाइनली प्रोडक्ट का मास देखो। उनके मास का डिफरेंस करो, डिवाइडेड बाय 42 कर दो, तो हमारे को समझ में आ जाएगा कितने OH ग्रुप हैं या कितने NH2 ग्रुप हैं। बिकॉज ये एसिडिक हाइड्रोजन वाला रिएक्शन है बेसिकली। ठीक, तो NH2 ग्रुप्स या OH ग्रुप हम इसी से डिटेक्ट किया करते हैं। तो यहां से बहुत इजीली हमें क्लियर हो गया कि भाई किस तरह से इसका रिएक्शन होता होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो अब हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रूव कर दिया। हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रूव कर दिया, लेकिन बेटा अब हमें यह प्रूव करना है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से 4 सेकेंडरी है, 4 सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी है। अब मेरे को यह प्रूव करना है कि इसमें से 1 प्राइमरी है। अब ये कैसे प्रूव करूं? तो चलो दोबारा पकड़ते हैं इसको। अब हमें फाइनल चीज प्रूव करनी है, उसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, देखो बेटा इसमें क्या है, अगर ये प्रूव करना है तो पहले हमने लिया एक ग्लूकोज CHO, CHOS का होल ट्वाइस CH2OH। इसमें कोई बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हैं, लाइक ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। तो बेटे वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो। हमारे पास यहाँ पे COOH, CHOH का होल फोर, CH2OH ये बनता है। ठीक, बेसिकली इससे थोड़ी प्रूफ हुआ, ये बना ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। मैं स्टेप वाइज प्रूफ करके दूंगा आपको ग्लूकोनिक एसिड।
तो बात ये है कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हो तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। पर बेटे अगर मैं इसको HNO3 से करूं, ठीक, तो बेटे मेरे पास बनता है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा और प्राइमरी भी। देखो बेटा, आपको याद होगा कि सेकेंडरी और प्राइमरी में से ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन दैट ऑफ सेकेंडरी वंस। तो इस वजह से यहाँ पे COOH, CHOH का होल 4, COOH, ये बन गया ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, ठीक है। कई लोग इसको सैकरिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लूकैरिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये बन गया। अब इससे हमें ये समझ में आता है भैया कि एक ही अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तो पता है एल्डिहाइड, और एक ही अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4 एटसेट्रा। तो वो सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ प्राइमरी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब एक तो एल्डिहाइड था, वो तो पता ही था, पर एक कीटोन, एक हमारे पास अल्कोहल रहा, इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहां से प्रूव होता है कि एक OH जो है वो प्राइमरी है। और यहां से शक भी पैदा होता है, क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एल्डिहाइड ग्रुप होता, या फिर ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो। उसको प्रूव करने के लिए पहले हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको किया, जिसने सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुए, अब बाकी सारे अल्कोहल है। अब फर्दर मैंने ग्लूकोनिक एसिड में HNO3 डाल दिया, नाइट्रिक एसिड, ताकि वो प्राइमरी अल्कोहल को दोबारा ऑक्सीडाइज कर सके। तो हमारे पास फिर वही बन रहा है, हमारे पास फिर वही बन रहा है बेटा, वी आर अगेन गेटिंग ग्लूकारिक एसिड। इसका मतलब कि ब्रोमीन वाटर ने एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज पहले ही कर दिया था, तो अगर दूसरा कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से इट इज वेरी इजी टू नो दैट देयर इज वन प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाकी बचे हुए 4 जो होंगे ऑब्वियसली सेकेंडरी होंगे। तो वी हैव प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट इन ग्लूकोज वी हैव 6 कार्बन्स, 1 aldehyde group, and there are 5 hydroxyl groups, out of which 4 are secondary and 1 is primary. And इसी चक्कर में हमने ग्लूकोज के बहुत सारे बेटे जी रिएक्शन भी कर डाले, ठीक, इससे हमें बहुत सारे रिएक्शन भी समझ में आ गए बेटा, ठीक, और बहुत ही ज्यादा हमें क्लियर भी हो गया है। बोलो बेटा, ये सारा कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो वेरी क्विकली बोलने का। ओके, चलो जी आगे चलते दोस्तों। पर अभी हमारे को एक और डाउट है, हमें ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर पे, ओपन स्ट्रक्चर पे ही डाउट है। हालांकि ये सारे रिएक्शन ओपन स्ट्रक्चर से होते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ ओपन स्ट्रक्चर। लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया है उसकी कुछ लिमिटेशंस है बेटा। कई चीजें हैं जो हो रही हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सबसे पहली बात, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो बेटा इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? यहां कायरल कार्बन 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, और इसके दोनों एंड्स अलग अलग है। तो जब हमने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाले थे तो एक्सपेक्टेड ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटे, अगर हमारा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तो कैसे निकालते नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? यस,
अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कैसे निकालते हैं? बोलो भाई। बोलो सर। मुद्दू तो पहले किया था, तो क्या याद नहीं रखना था? गलत है नजर। एक्सपेक्टेड ऑप्टिकल आइसोमर 2n। अगर हमारे पास एंड्स ऑपोजिट होते हैं, एंड्स डिफरेंट होते हैं, यानी अनसिमेट्रिकल होता है, 2n से होता है। इससे सिंपल तो फॉर्मूला ही कोई नहीं था गधो, ठीक। और अगर हमारे पास सिमेट्रिकल होता है तो 2n-1 देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहां पे 2n यानी 2/4 यानी 16 ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए थे। एक्सपेक्टेड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 16, बट एक्चुअली ग्लूकोज है 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ग्लूकोज में 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए, विच शोज यहां 4 नहीं 5 कार्य कार्बन होने चाहिए, जो कि यहां से प्रूव नहीं होता, ठीक। तो ये पहली लिमिटेशन है कि भैया ऑप्टिकल आइसोमर इस स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेड है 16, बट एक्चुअली हमारे पास है 32। उससे हमें ये समझ में आता है भाई कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, देयर इज अ दिक्कत, ठीक। तो चलो दूसरी बात, ठीक। दूसरी बात देखो बेटे, ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड के वो रिएक्शन तो दे रहा है, काफी रिएक्शन दे रहा है एल्डिहाइड कीटोन के, बट ग्लूकोज डज नॉट गिव्स सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट फॉर्मेशन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता था, या शिप्स रिएजेंट टेस्ट जो कि एल्डिहाइड्स का टेस्ट होता था, ठीक। ना तो बेटा ये हमारे पास क्या कर रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, ना बेटा शिप्स रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, ठीक। ये तो मेन टेस्ट हुआ करते थे, पर ये टेस्ट नहीं दे रहा है। दैट प्रूव्स देयर इज अ झोल, देयर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम। क्लियर? फिर तीसरी बात हमने बोला कि जो हमारे पास ग्लूकोज होगा, अगर मैं इसको ऑक्साइन से, अगर मैं इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता तो बेटा ऑक्साइन बनते, ग्लूकोज ऑक्साइन बनता है ना, ये मालूम है, ग्लूकोज ऑक्साइन बनता। बट ग्लूकोज पेंटा ऑक्साइड, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट does not give ऑक्साइन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लूकोज ऑक्साइन दे देता है, लेकिन हमारे पास ये ऑक्साइन नहीं देता है, ठीक। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, इसको भी तो ऑक्साइन देना चाहिए, आई एम सॉरी, इसको भी ऑक्साइन देना चाहिए, पर ये ऑक्साइन नहीं देता है, ठीक। ये एक और लिमिटेशन आ जाती है इसकी कि ये ऑक्साइन क्यों नहीं देता, ठीक। फिर एक सबसे बड़ी लिमिटेशन, बेटा ग्लूकोज के ना 2 एनोमर्स पाए गए। ग्लूकोज हैव 2 एनोमर्स, ग्लूकोज हैव 2 एनोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे 2 एनोमर जो है ग्लूकोज के पाए जाते, ठीक। बेटा अल्फा डी ग्लूकोज होता है
इसकी अगर ऑप्टिकल मूवमेंट देखते हैं हम लोग, अल्फा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल मूवमेंट, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 113 के करीब करीब होती है, अप्रोक्सीमेटली 113 डिग्री के करीब करीब। कई लोग 112.7 लिखते हैं, कई लोग 111.7 लिखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कर दिया। और इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री के करीब, कई लोग 18.3 लिखते हैं, ठीक, कोई 18.7 लिखते हैं, कोई 19.3 लिखते हैं। तो 19 डिग्री के आसपास बीटा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल मूवमेंट है। ये दो अलग अलग एनोमर्स पाए जाते हैं, पर सर पहली बात तो ये पता ही नहीं है एनोमर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। आइसोमर्स, आइसोमर्स in which configuration is changed, configuration is changed around फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन जिसकी चेंज हो जाए उसको बेटे हम लोग बोलते हैं एनोमर। उसको क्या बोलते हैं? एनोमर। अब भैया यहां उसके लिए पहला कार्बन कायरल होना चाहिए, तभी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। पर क्या यहां पर पहला कार्बन कायरल है? भाई यहां तो पहला कार्बन कायरल ही नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगी? एनोमर कैसे बनेंगे? इसके आगे हमारे पास एक और बात होती है कि ग्लूकोज शो म्यूटा रोटेशन, शो म्यूटा रोटेशन। अब एक नई बात आ गई। अब ये म्यूटा रोटेशन क्या बना है बेटा? ये मैं बताता हूं, ठीक, पर ये भी एनोमर से लेकर के रिलेटेड है, ठीक है जी। तो बेसिक बात है इसमें, एनोमर तब होते अगर पहला कार्बन कायरल होता। तो मैं बात बात पे ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कार्बन शुड बी कायरल, क्योंकि उसके हिसाब से 5 हमारे बन जाएंगे तो 32 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे। उसके हिसाब से हमारे पास ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर ऑब्वियसली अगर ये कहीं पर जुड़ा हुआ हो, फ्री ना हो, तो फिर उसका ऑक्साइन भी नहीं बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का, और फिर हम एनोमर्स भी शो कर सके, ठीक। इन सब प्रॉब्लम्स को, ये लिमिटेशन थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, इन सब को दूर करने के लिए, इस म्यूटा रोटेशन को मैं समझाऊंगा आगे, हमें दिया हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है जो हम ग्लूकोज की बात करेंगे। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? देखो बेटे, हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये स्ट्रक्चर हमारा एक्सपेक्टेड था, ये स्ट्रक्चर हमारा एक्सपेक्टेड था, ठीक। आपको पता होगा एसिटल्स कब बनते हैं? एसिटल कब बनते हैं बेटा? एसिटल तब बनते बच्चे हमारे पास जब कभी भी हमारे पास अल्कोहल अटैक करती है एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, तो 5वें कार्बन वाला OH जो है,
ये पांचवें कार्बन वाला OH जो है वो अपने लोन पेयर के साथ अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक। उसकी वजह से बेटे हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, COH। OH 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 H, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये H यहां से छूटेगा और यहां जुड़ जाएगा, ये H यहां से यहां O ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये H यहां जाएगा, उससे हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। या तो ये जब H यहां लगे तो OH राइट साइड को जाए, तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है COH H 1 2 3, और यहां पे O, यहां CH2OH, यहां पे OH OH OH, ये H ये H ये H और ये H। ठीक है दोस्तों, यहां तो ऐसा बन सकता है, और यहां ऐसा हो सकता है कि बिकॉज दिस इज अ प्लेनर ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो अटैक आगे पीछे कहीं से भी हो सकता था, तो इसलिए OH लेफ्ट को भी जा सकता है। या तो OH जो है ये पहले कार्बन वाला जिसपे अभी हमारे पास ये H यहां गया है, तो ये या तो राइट पे होगा और या तो लेफ्ट पे होगा, या तो राइट पे होगा और या तो लेफ्ट पे होगा, और इसीलिए पहले कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर ये राइट पे होगा तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, राइट पे होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, लेफ्ट पे होगा तो बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक। फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इसी को तो एनोमर बोले थे, तो एनोमर बन गया। लेकिन उसको शो कैसे करते हैं स्ट्रक्चर में, ध्यान देना। देखो बेटा, इसको कैसे शो करते हैं, हम इधर ना एक ऐसे 6 एटम्स का रिंग बनाते हैं, क्योंकि उसमें 6 एटम है, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन रखते हैं एक्सट्रीमली राइट पर, ऐसे 6 एटम्स का रिंग बनाया, ऑक्सीजन एट एक्सट्रीमली राइट। नीचे से थोड़ा, नीचे वाली लाइंस को थोड़ा मोटा कर देना है ताकि हमें ये एक फ्लैट रिंग की फील दे, ताकि ये हमें एक फ्लैट रिंग की फील दे दे बेटा, लाइक दिस, इट शुड फील लाइक अ फ्लैट रिंग। ठीक है जी, ये एक फ्लैट सा रिंग हमें दिखाई दे रहा है। अब हमने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ग्रुप लगाने, ये पहला कार्बन हो गया। अब जो भी ग्रुप राइट पे होंगे वो बिलो द प्लेन लगे, और जो भी ग्रुप लेफ्ट पे होंगे वो अबव द प्लेन लगे। राइट वाले ग्रुप देख लो जो बिलो लगेंगे, 1 2 3 4, ये 4 ही देखने। तो यहां OH, फिर दोबारा OH, फिर H, फिर OH, और ये तो हमेशा ऊपर ही लिखना है, OH के ऑपोजिट H, H के OH, और इस तरह से यहां पे H, ये लो, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज का हेमी एसिकल स्ट्रक्चर। ये हेमी एसिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है। और वहीं पर अगर मैं यहां ध्यान दूंगा, ठीक, तो देखो ऐसे ही हम बिल्कुल सेम तरीके से
पहले 6 एटम वाला ऐसे रिंग बना देंगे और नीचे से ऐसे ही थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि इट शुड बी अपीलिंग लाइक अ फ्लैट रिंग। Like this. Now again, ठीक। अब देखो बेटे, हमारे पास जो ग्रुप राइट पे होंगे वो बेटा बिलो द प्लेन और जो लेफ्ट को होंगे अबव द प्लेन। आप देखो राइट वाले ग्रुप को गोल कर लो, ये राइट वाले ग्रुप है। तो पहले आया H, दूसरा आया OH, तीसरा आया H, चौथा आया OH और ऑब्वियसली CH2OH ऊपर ही लिखना है। H के ऑपोजिट OH, OH के ऑपोजिट H। लो भाई, नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज वो अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे हेमिएसिकल स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। अब ध्यान दोगे तो समझ में ये आएगा कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन नाउ एंड दिस बिकम्स कायरल। ये कायरल हो गया। अब इसमें कायरल एटम कितने होंगे? ये कायरल हो गया 1 2 3 4 5। तो भैया यहां पर 5 कायरल एटम हो गए और 5 कायरल होने से 32 आइसोमर बन जाएंगे। मजा आ गया, ये प्रूव हो गया कि इसमें 32 कैसे। दूसरी बात, यहां से ये 2 एनोमर्स प्रूव हो गए एक दूसरे के। जैसे मैंने कहा था इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली +19 डिग्री है, क्योंकि है तो प्लस ही। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 113 डिग्री के करीब है। जब हम इसका इक्विमोलर मिक्सचर बनाते हैं, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, तो उसकी ऑप्टिकल मूवमेंट रीअरेंज होके 52.7 डिग्री तक आ जाती है। दिस चेंज ऑफ ऑप्टिकल मूवमेंट टू अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो अगर कोई बोलता है म्यूटा रोटेशन क्या हुई, तो कहना है 2 एनोमर्स को जब हम इक्विमोलर मिक्सचर में डालते हैं तो उनकी ऑप्टिकल रोटेशन एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर के स्टॉप हो जाती है। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। एंड दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑप्टिकल मूवमेंट टू अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि म्यूटा रोटेशन जब ही हो सकती थी जब एनोमर्स हो सकते थे, एनोमर जब ही हो सकते थे जब स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता था, तभी उसके हमारे पास 5 कार्बन बनते थे, तभी उसके 32 आइसोमर बनते थे। इसलिए ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें बाकी बची हुई जो लिमिटेशन थी उसके बारे में अच्छे से क्लियर कर देता है कि भैया वो लिमिटेशन क्यों आई थी, क्योंकि ग्लूकोज एग्जिस्ट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। Glucose exists this sort of structure. Beta, this is called as pyranose structure of glucose. Pyranose structure of glucose. ये pyranose structure है ग्लूकोज का, बिकॉज ये पायरन रिंग से लिया गया है। पायरन रिंग होता है ये पायरन रिंग है, तो पायरन रिंग से ही ये लिया गया है, इसलिए इसको पायरानोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, ये अल्फा डी ग्लूको पायरानो स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीटा डी ग्लूको पायरानो स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे बेटे देखो, बेसिकली फर्स्ट कार्बन हमारे पास फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड कंडीशन में है। ठीक है जी, इस वजह से बेटे ऑब्वियसली ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल सोडियम बाय कार्बोनेट या फिर सोडियम बाय कार्बोनेट या फिर शिफ्ट रीजन टेस्ट नहीं देता होगा। दिस इज द रीजन। ठीक है जी।
क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटे? अगली बात, यहां से आपको बताना चाहूंगा रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं। बेटे ग्लूको, ये ऑक्सीजन के जो अगला हमारा कार्बन होता है अल्फा कार्बन या फर्स्ट कार्बन जिसको बोलते हैं, अगर उसके साथ फ्री OH ग्रुप लगा हो तो वो रिड्यूसिंग होता है। तो कभी भी अगर देखना है दिस गिव्स रिड्यूसिंग शुगर्स, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आपको 15-16 रिंग जोड़ करके बना देते हैं, घबराना नहीं, सिर्फ आपने देखना ऑक्सीजन से अगले कार्बन पे किसी भी रिंग में, किसी भी रिंग में ऑक्सीजन से अगले कार्बन, इस साइड नहीं बेटा, इस साइड फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज के मतलब ऑक्सीजन के अगले कार्बन पे अगर OH फ्री हुआ तो वो रिड्यूसिंग होंगे, अगर नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। बेटा इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आगे मैं तुम्हारे से इसके ऊपर पूछूंगा, ठीक, जब मैं आपको फ्रक्टोज के अलावा मतलब यू कैन से सुक्रोज वगैरह भी करवाऊंगा, तो ये ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्ट्रक्चर आई थिंक सो आपको समझ में आया। इसमें हमने पढ़ा कि ये दोनों एनोमर्स होते हैं, ठीक, दे बोथ आर एनोमर्स। एनोमर होते हैं फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना। आप देख रहे हैं एक में OH लेफ्ट को, एक में राइट में। सर अगर फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पे चेंज हो तो उसको एपीमर बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपीमर्स? if configuration is changed around any other carbon, then if configuration is changed around any other carbon, then first carbon को छोड़ के किसी और कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो तो बेटे वो एपीमर कहलाता है। जैसे बेटे मैनोज और ग्लूकोज, ठीक, मैनोज और ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में OH में लिखे थे राइट लेफ्ट राइट राइट, है ना, मैनोज में होता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, मैनोज में लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है जी। इसी तरह से ग्लूकोज का बेटे ग्लैक्टोज, तो चलो खैर आगे देखेंगे, ग्लैक्टोज भी होता है, वो भी एपीमर है, क्लियर? तो ऐसे करके फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज हो रही हो, उससे आगे किसी के साथ चेंज हो रही हो तो वो एपीमर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलने का यस और नो। ओके, आज की कहानी यहां तक, अब मिलेंगे परसों। बेटा अब तुम्हारी जो क्लासेस होंगी वो ऑल्टरनेट पे होंगी। पहली बात ध्यान से सुन लो, अब आगे मेरा प्लान क्या है, क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, अब हमने सिर्फ फिलर्स करने हैं, फिनिश्ड ऑलमोस्ट क्या फिनिश्ड है, अब सिर्फ फिलर्स करने हैं, जो बीच बीच में जो जो चीजें थोड़ी बहुत हैं उसको करना है, फिलर्स करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो अब तुम्हारी क्लास जो होगी वो ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे हुआ करेगी, सॉरी मंडे ऑल्टरनेट, ट्यूसडे बोल दिया, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन तुम्हारी क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और मेरे को जरूरत लगी तो मैं संडे को लगा, लेकिन ट्यूसडे एंड सैटरडे आपके टेस्ट होंगे, ट्यूसडे एंड सैटरडे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है जी। इसका शेड्यूलिंग मैं आपको आज शाम तक भेज दूंगा, आज रात तक। कल कोई टेस्ट नहीं है, ठीक, कल का दिन फ्री है, सैटरडे से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो, इस कमिंग सैटरडे से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, और ये टेस्ट सीरीज सभी को देनी है, सभी को मतलब सभी,
ठीक, सभी को मतलब सभी को। तो टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी सैटरडे से शुरू हो जाएगी। ठीक, मैं इसका शेड्यूल आपको प्रॉपर तरीके से भेज दूंगा। ठीक है, हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकें। पहले तो हम कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट देते रहेंगे एंड तक, पूरे टेस्ट जितने हो सकेंगे। ठीक बेटा, देर इज नो अपडेट अनफॉर्चुनेटली आदित्य, देर इज नो अपडेट फॉर एग्जाम्स। ठीक, तो चलो एनी हाउ, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपकी क्लास होगी वेडनेसडे, कल आपकी क्लास नहीं होगी और टेस्ट भी नहीं होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है।